देखिए, दिस इज लेक्चर नंबर 2 इन सर्कुलर मोशन। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो चीजें देखी वो ये थी। एक तो हमने इंट्रोडक्शन देखा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने बस ये सीखा कि डेफिनेशन क्या होती है सर्कुलर मोशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? सर्कुलर मोशन कहते हैं किसको है। फिर हमने ये देखा कि डिफरेंस क्या है सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में। एंड देन फिर हमने कुछ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर देखे। ज्योमेट्रिकल पैरामीटर जैसे कि हमने सीखा कि सेंटर क्या होता है, व्हाट इज सेंटर, व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज सर्कमफरेंस, व्हाट इज एरिया। तो ये कुछ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर और साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमने देखी कि अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखी हो सर्कल की तो किस तरीके से हम सर्कुलर पाथ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीजें हमने देखी। इसमें हमने तीन तरह की चीजें देखी थी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और एक और जनरल एक्सप्रेशन इसमें हमने देख लिया है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ax माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने दोनों ही चीजें देखी है कि अगर इस तरीके की ट्रेजेक्टरी दी हो या इस तरीके की ट्रेजेक्टरी दी हो तो सर्कल को किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। एक क्वेश्चन और इसमें बचता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में, आप लोग जल्दी से ट्राई करें। लेट मी गिव यू दिस क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कभी इस तरीके से दे रखा है कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग इन सच ए वे दैट x इज इक्वल टू a sin theta and y is equal to b, y is equal to a cos theta। तो आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, और ये भी कह सकता है a sin theta प्लस 2 एंड y is equal to a sin theta, या एक ही जगह वो ऐसे लिख सकते x is equal to 3 sin theta plus 2 and y is equal to 3 cos theta। तो अब आपको बता रहे हैं कि ये पार्टिकल किस तरीके का मोशन कर रहा है और उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है। तो the thing which we can understand from here is that only two coordinates are changing with time, so motion in 2D है और xy प्लेन में है। साथ ही साथ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कैसे निकाले, बाई एलिमिनेटिंग थीटा। तो आप में से अगर कोई करना चाहे, जल्दी से बताना चाहे तो आंसर बता सकता है। यस, तो दो हाथ तो उठ ही रहे। खुशबू और दीक्षा के अलावा एक्टिवली कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, पूजा बताएगी। चलो पूजा बताओ क्या आंसर आएगा। एक्स और वाई को अगर हम एलिमिनेट करें तो व्हाट इज द आंसर। इस टू को अगर हम इधर ले जाएंगे, हाँ बताइए बेटा क्या बनेगा। चलो लेट मी आस्क फ्रॉम खुशबू, बताइए।
क्या बोला? क्या आप म्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? यस सर। सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बनेगी x-2 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यस, x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर इज स्क्वायर इक्वल इज टू, इक्वल टू ये 9। हो जाएगा 3 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, और ये चीज क्या बन जाएगी आपकी 1। तो ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपकी बनी है यहाँ से, दिस इज इक्वल टू दिस वन। और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपकी देखी हुई है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस सर्कल whose radius is, whose center is 2 comma 0 and whose radius is 3। तो अगर हम इसको प्लॉट भी करना चाहें इस सर्कल को, सपोज आई वांट टू प्लॉट दिस सर्कल, इफ आई वांट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस सर्कल, तो its graph will be something like this, x coordinate पे 2 और y coordinate पे 0, तो दिस इज 2 comma 0 और इसकी रेडियस है 3, यानी कि ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये है 5,0 और ये आपका आ जाएगा -1,0। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन, origin will be somewhere around here। तो आप यहां से y एक्सिस प्लॉट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो आपको अगर कोई इक्वेशन दी है सर्कल की, तो सर्कल का पूरा आपको बाउंड्री वगैरह ग्राफ और उसके कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल की बहुत अच्छी होनी चाहिए आती हो, तभी आप एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस को टच कर पाएंगे, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन तो आप मैनेज कर लेंगे बिना ये सब सीखे हुए, है ना। लेकिन अगर आपको एडवांस के प्रॉब्लम्स निकालने हैं सर्कुलर मोशन के, तो यू शुड बी वेरी गुड इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ सर्कल। सो इफ आई वांट टू आस्क दैट on what point the circle will intersect with y axis, तो अगर मैं इसमें x equal to 0 पुट कर दूं, if I put x equal to 0 then I will get the points where circle will cut y axis। तो x 0 रखने पर ये बनेगा 4 और ये बन जाएगा आपका y स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 9। तो यहां से जो y की वैल्यू आएगी आपकी, दैट इज +√5 एंड -√5, ये दो वैल्यू मिलेंगी, यानी कि ये जो पॉइंट है दिस इज 0 -√5 एंड ये जो पॉइंट है दिस इज 0 +√5। इस तरीके से आप सर्कल के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल सकते हैं। ओके, क्या वो बेटा बताएं? अच्छा, वीडियो पॉज हो गया है, लेट मी चेक व्हाट हैपेंड। सर ये स्क्रीन रोटेट हो गई और लैग कर रहा है, सिर्फ साउंड आ रही है। हाँ मैं समझ गया, एक्चुअली ये बीच में कॉल जब आ जाती है यस सर। तो ये वीडियो पॉज हो जाता है। लेट मी एक्टिवेट डू नॉट डिस्टर्ब मोड, डीएनडी मोड एक बार मैं एक्टिवेट कर देता हूँ इसका। डन। चलिए देखिए, तो देखो हमने किया कुछ भी नहीं, बस ये जो हमने डेराइव किया था यहाँ पे सर्कल का जो इक्वेशन, उससे हमने इस सर्कल को प्लॉट किया है एक्स और वाई एक्सिस पर। तो सिंस सेंटर हमें पता है 2,0, तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है 2 एंड वाई एक्सिस। अब ये एक्स को कहाँ कहाँ कट करेगा, अगर मुझे ये पता करना है तो इसके लिए मैंने रेडियस देखी 3 है, तो 2 से 3 इधर चलेंगे तो 5 पे पहुंचेंगे, 3 इधर चलेंगे तो -1 पे पहुंचेंगे।
सिमिलरली इफ आई वांट टू नो कि मेरा सर्कल y एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है, तो जो उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है उसमें अगर मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो मुझे y के वो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे जहां पर सर्कल कट कर रहा है। तो अगर मैं x को 0 पुट करूं तो मुझे यहाँ से y की जो वैल्यू मिल रही है एक +√5 और एक -√5। तो इसका मतलब ये y एक्सिस को इन दोनों पॉइंट्स पर कट कर रहा है। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? लेट मी नो, बताइएगा। ठीक है, नाउ ये सब सीखने के बाद आपने ज्योमेट्री के जो पैरामीटर है वो सब पढ़ लिए। अब नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का जो क्लासिफिकेशन है बेटा, ध्यान से समझिए। सर्कुलर मोशन कई तरीके से की जा सकती है। अगर कोई बॉडी इस तरीके से सर्कुलर मोशन करे कि उसकी जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट, तो पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन स्पीड, बेस्ड ऑन स्पीड। ठीक है ना? तो बेस्ड ऑन स्पीड सर्कुलर मोशन इज ऑफ टू टाइप। पहला है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड दूसरा है आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी चीज नॉन यूनिफॉर्म है? तो स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड इज वेरिएबल। ठीक है, देन फिर एक क्लासिफिकेशन आता है आपका स्पीड के बाद। स्पीड के बेसिस पे ये दो तरह के हो गए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन फिर आपका एक क्लासिफिकेशन आएगा बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन द प्लेन ऑफ सर्कल, based on the plane of circle. What do we mean by the plane of circle? हमें पता है कि जो हमारा सर्कुलर मोशन है वो मोशन इन प्लेन है, मतलब वो हमेशा एक प्लेन में परफॉर्म होता है। तो अगर मेरे सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है, ध्यान से समझिए, अगर मेरे सर्कुलर मोशन का प्लेन इस तरीके से है लाइक दिस, मतलब उस पर अगर कोई चीज मोशन में है और जो ग्रेविटी है अगर वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, सपोज एक आदमी इस सर्कुलर ट्रैक पर भाग रहा है, ठीक है, लाइक दिस, तो जो ग्रेविटी है mg है उस आदमी पर, वो हमेशा इस सर्कुलर ट्रैक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, mg। तो ग्रेविटी के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सर्कल का प्लेन है तो उसको हम बोलते हैं, जो नाम देते हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको जो प्लेन है उसका प्लेन अगर इस तरीके से है लाइक दिस, ठीक है, या आप ऐसे भी मान सकते हैं, ये आपका सेंटर है और जैसे आपने मेले वगैरह में झूला वगैरह देखा हो, तो जो झूला वगैरह होता है वो अपने एक्सल के अबाउट इस तरीके से मूव कर रहा होता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे इस तरीके के सर्कुलर मोशन में जो सर्कल का प्लेन है वो ग्रेविटी जो है वो सर्कल के प्लेन में ही होती है, mg।
है ना। तो इस तरीके के सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है। सो ये दो तरीके के क्लासिफिकेशन है सर्कुलर मोशन पे। एक तो है बेस्ड ऑन द प्लेन ऑफ सर्कल और दूसरा है आपका बेस्ड ऑन द स्पीड। तो अभी जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 और 5 है, जो ये चैप्टर है काइनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन प्लेन वाले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वो भी किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हमारा पर्पस है वो क्या पढ़ने का रहेगा, एक तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है मोशन इन प्लेन, जो कि अभी आपके एमटी में आ रहा है मोशन इन ए प्लेन। इसमें हम केवल और केवल ये चीज पढ़ने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर हॉरिजॉन्टल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर दे रखा है तो वो कब स्टडी करेंगे, तो वो भी हम इसी के साथ साथ देख लेंगे, हॉरिजॉन्टल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। ये दोनों चीजें हम अभी इसी चैप्टर में कवर करेंगे मोशन इन अ प्लेन में। ठीक है। लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ये हम कब पढ़ेंगे, जब हम मैकेनिक्स में एक चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसका जो रिमेनिंग पार्ट है दैट वी विल स्टडी। ठीक है। अच्छा दूसरा, जब भी हम सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि तीन चीजें हमें स्टडी करनी है सर्कुलर मोशन में। व्हाट इज सर्कुलर मोशन, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, तो वो हम स्टडी कर ही चुके हैं कि सर्कुलर मोशन होती क्या है। फिर एक जो चीज हम पढ़ते हैं कि वाई सर्कुलर मोशन, मतलब कॉज क्या है उस सर्कुलर मोशन का। अगर हमें किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन कराना है तो हम उसको कैसे करा सकते हैं, क्या करें कि बॉडी सर्कुलर मोशन करने लग जाए। तो कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, जब हम किसी भी मोशन के कॉज को स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स ऑफ दैट मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है। मतलब किसी बॉडी को अगर सर्कुलर मोशन कराना है तो उसके लिए क्या करें। तीसरा पार्ट है हाउ द सर्कुलर मोशन इज हैपनिंग, मतलब जब हम किसी मोशन के प्रोसेस को स्टडी करना चाहें, प्रोसेस को, कि अगर सर्कुलर मोशन कोई बॉडी कर रही है, क्यों कर रही है, कौन करा रहा है, दैट इज नॉट अवर इंटेंशन। अवर इंटेंशन इज टू नो कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो वो किस तरीके से करेगी, उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक गिवन टाइम में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, एक गिवन टाइम में वो कितने चक्कर लगाएगी। ये सब चीजें जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर दैट मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ दैट मोशन। यानी कि सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स ये है। तो ये तीन चीजों में अभी हम क्या क्या स्टडी कर चुके हैं, हम स्टडी कर चुके हैं व्हाट इज सर्कुलर मोशन, और मोशन इन प्लेन में बेसिकली हम काइनेमेटिक्स स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक्स, मतलब ये जो दो तरह की मोशन है, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड हॉरिजॉन्टल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
ये आप मोशन इन प्लेन चैप्टर में ही पढ़ते हैं और इसमें भी स्पेशली आप केवल क्या पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ दैट सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर ये कब पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन का कॉज, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, नेक्स्ट चैप्टर जो इसके बाद आने वाला है इसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। तो उसमें जाकर हम इन सभी मोशन का जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्टाइल, मोशन इन वन डायमेंशन, रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, जितनी भी 3-4 मोशन हमने अभी पढ़ी है उन सभी के कॉज की स्टडी करेंगे अगले चैप्टर में जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो आई होप आपका एजेंडा क्लियर हो गया होगा कि आप अगले लेक्चर में हम एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन में क्या करने वाले हैं। हम सर्कुलर मोशन में हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और हॉरिजॉन्टल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी करने वाले हैं और उस स्टडी में भी हम स्पेशली काइनेमेटिक्स स्टडी करना चाह रहे हैं उसकी। ठीक है, तो एम आई क्लियर एवरीवन, लेट मी नो, क्या आपको क्लियर है कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ेंगे हम सर्कुलर मोशन में, जल्दी से बताएं। ओके, सो हियर दीक्षा वांट टू आस्क समथिंग, बताइए दीक्षा। सर स्क्रीन रोटेट हो गई। स्क्रीन रोटेट हो गई है, मतलब आपको टेप दिखाई दे रही है स्क्रीन, आप अपनी एक बार ओरिएंटेशन ठीक करें। अच्छा अच्छा, ओके, लेट मी, चलिए देखिए अभी ठीक है स्क्रीन आपकी। हाँ, चलिए इज दैट क्लियर बेटा, आगे बढ़े यहाँ से। आप देखिए अगली अगर चीज देखें यहाँ पे ध्यान से समझे, नेक्स्ट जो चीज है दैट इज हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको समझिए ध्यान से कैसे करेंगे। जब भी कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, ध्यान से देखें, एक चीज तो पक्की है कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, t इक्वल टू 0 पर वो यहां से चलना शुरू करता है और उसकी जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट, पहली चीज। व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या नहीं होगी बताइए, व्हाट अबाउट वेलोसिटी। सिंस हमें पता है कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डेफिनेटली कांस्टेंट, बट अगर हम ओवरऑल वेलोसिटी की बात करें तो दैट इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज चेंजिंग। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। देन फिर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो सिंस अगर हम देखें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो आपसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो नेट एक्सेलरेशन आप नॉन जीरो ही लिखेंगे बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो फिलहाल अगर ये तीन चीजें आपसे पूछी जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, बट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन is non-zero. Velocity is not constant and acceleration is non-zero.
क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? बताइए। अब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ये तो समझ आ गया हमें, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? स्पीड आपको दे रखी है v नॉट इंटू टी, बट आई एम इंटरेस्टेड कि अगर स्पीड ये है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? व्हाट इज द एक्सेलरेशन? आप कह रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट एक्सेलरेशन? दैट इज द पॉइंट। सो अब हमारा जो एजेंडा है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? तो अब सोचिए एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो ध्यान से देखिए। नाउ आवर एजेंडा बिकम्स acceleration in uniform circular motion. Acceleration in uniform circular motion. How to write acceleration in uniform circular motion? How to write? तो देखिए acceleration के अगर हम बात करें तो acceleration का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, it is acceleration vector is change in velocity vector। अगर एवरेज acceleration की बात करें तो it is change in velocity vector divided by delta t, है ना? और अगर मैं इसको लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दूं तो यही चीज डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी। तो अगर मैं सर्कुलर मोशन में ये पता करूं कि दिस इज ए सर्कल, तो शुरुआत में पार्टिकल आपका यहां पर था, लेट अस सपोज दिस वाज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल t इक्वल टू जीरो, और थोड़ी देर बाद चल के ये आपका इधर पहुंच गया, ठीक है, लाइक दिस। तो अभी जरा ध्यान से देखो, आप किसी टाइम टी पर पार्टिकल इधर है तब इसकी वेलोसिटी, जो इसकी स्पीड है, सिंस इट इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसकी जो स्पीड होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी। दिस इज द स्पीड एंड दिस डायरेक्शन बिलोंग्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब अगर मैं थोड़ा सा टाइम और निकाल लूं तो ये जो पार्टिकल है वो बहुत स्मॉल टाइम, ये एंगल है आपका थीटा, बहुत थोड़े से टाइम में ये बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज डी नॉट, और जब ये बहुत थोड़े सा टाइम कंसीडर करेंगे हम, तो बहुत थोड़े से टाइम में इट विल कवर वेरी स्मॉल एंगल, दिस एंगल इज डी थीटा, और अब जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बन जाएगी दैट इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज डी नॉट, ठीक है। तो अब ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, दिस इज बी इनिशियल एंड दिस इज बी फाइनल। तो इफ आई वांट टू राइट, और ये कितनी देर में हुआ है, ये टी है, और ये कितनी देर में हुआ है, टी प्लस dt टाइम में। तो कैन आई से जो एक्सेलरेशन आपका होगा a ऑफ t, दिस इज dv वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। तो ये जो dv वेक्टर है इसको हम कैसे लिखेंगे, v फाइनल वेक्टर
माइनस बी इनिशियल वेक्टर। ध्यान से देखिए बेटा, अब बी फाइनल वेक्टर को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिख सकते हैं बताइए? बी फाइनल वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? जल्दी देख के बताइए। हाउ टू डिफाइन द डिफरेंस, हाउ टू डिफाइन द डिफरेंस, जल्दी बताइए। दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मेंस के लिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एडवांस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस लिखना है तो बहुत ध्यान से समझिए। पहले मैं इसके दो कंपोनेंट करूंगा। मैं यहाँ पर इस सर्कल को अलग से बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर ये वेलोसिटी थी, इसका एंगल था थीटा, और ये वेलोसिटी आपकी टेंजेंट के अलोंग थी लाइक दिस, वी नॉट। तो अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करूं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो सबसे पहले मुझे ये एंगल पता करना पड़ेगा। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। तो वी नॉट का एक कंपोनेंट आएगा इधर, दैट इज वी नॉट साइन थीटा, और एक कंपोनेंट वर्टिकली आएगा, दैट इज वी नॉट, ये एंगल अब आपका बन जाएगा थीटा, वी नॉट कॉस थीटा। क्योंकि हमेशा याद रखिए रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है सर्कल के अंदर। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। सो इस इनिशियल वेलोसिटी को व्हाट आई कैन राइट हियर, v initial is equal to minus v naught sin theta I cap plus v naught cos theta j cap। क्योंकि अगर मैं लेफ्ट को माइनस एक्सिस और अपर साइड को पॉजिटिव वाई एक्सिस मानूं तो ये मेरी v इनिशियल आ गई। सिमिलरली अब अगर मैं दूसरे वाले केस की बात करूं इधर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बताइए? व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस, व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस? देखिए ध्यान से, दूसरे वाले केस में जब ये फाइनली सेंटर से कितने एंगल पर पहुंच गया है, थीटा प्लस डी थीटा एंगल पर, तो वहां भी जब आप इसके दो कंपोनेंट करेंगे, वहां भी जब आप इसके दो कंपोनेंट करेंगे तो ये जो एंगल आपको बनेगा इन दोनों के बीच का, ये थीटा प्लस डी थीटा, तो बस जहां जहां थीटा है वहां वहां थीटा प्लस डी थीटा कर दीजिए। तो ये बी फाइनल आपका बनेगा माइनस बी नॉट साइन थीटा आई कैप साइन थीटा प्लस डी थीटा आई कैप प्लस वी नॉट कॉस थीटा प्लस डी थीटा जे कैप। अब अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करूं यहां से, तो वी विल गेट वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर। जब आप ऐसा करेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिए क्या मिलेगा आपको एक्सप्रेशन, ये माइनस वी नॉट, पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे माइनस वी नॉट कॉमन लिया आपने, वी नॉट कॉमन लिया, और इसको जब आप अंदर खोल के लिखेंगे माइनस वी नॉट, तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इधर अंदर जो बचेगा माइनस कॉस ए कॉस बी एंड कॉस ए प्लस बी जो आपका होता है। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो इट विल बिकम cos a cos b minus sin a sin b, तो इट विल बिकम
साइन थीटा साइन डी थीटा, ठीक है। सो ये ट्रिग्नोमेट्री से हमने इसको लिखा। अब आप जरा देखिए इसमें cos थीटा इंटू cos डी थीटा, यहाँ पे जब आप इसको ओपन करके लिखेंगे साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, एंड यहाँ पे cos ए प्लस बी आपका आ जाएगा cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब एक assumption हम ये लगाएंगे कि if d theta is very small, if d theta is very small, in that case हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा अगर एंगल बहुत छोटा हो, और cos थीटा आपका हो जाता है 1 के इक्वल। तो सिंस यहाँ पर जो डी थीटा है इट इज वेरी स्मॉल, तो जहां जहां साइन डी थीटा लिखा है वो डी थीटा के इक्वल आएगा, और जहां जहां cos डी थीटा लिखा है वो 1 के इक्वल आएगा। तो अब अगर ये assumption हम इसमें अप्लाई कर दें तो हमें यहां से मिलता है माइनस बी नॉट साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू डी थीटा माइनस cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आप जरा ध्यान से देखिए इसमें ये जो टर्म बना आपका साइन थीटा cos डी थीटा, ये सब ये आपका वी फाइनल वेक्टर बन गया। अब जब आप इसको पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो टर्म थे आपके, जब आपने इनको ओपन करके लिखा ये सारे टर्म आपके आई कैप में थे, और ये वाले टर्म आपके सारे जे कैप में थे, ठीक है। तो जब आप अब इसमें माइनस वी नॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस वी नॉट साइन थीटा आई कैप माइनस वी नॉट कॉस थीटा इंटू डी थीटा, दैट इज आई कैप। और फिर ये माइनस वी नॉट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वी नॉट कॉस थीटा जे कैप प्लस साइन थीटा वी नॉट इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा जे कैप। अब ये बी फाइनल में से जब आप बी इनिशियल लगाएंगे तो देखो ये वाला टर्म एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, और जो वी नॉट कॉस थीटा वाला टर्म है जब आप इसको इसमें से घटाएंगे, ध्यान से देखिए, तो ये आपका बनेगा, जब ये कैलकुलेशन आप इसमें करेंगे तो बी फाइनल वेक्टर माइनस बी इनिशियल वेक्टर, तो ये जब पूरे टर्म में से इसे घटाएंगे तो आई कैप वाले टर्म का जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ बचा रह जाएगा माइनस वी नॉट कॉस थीटा इंटू डी थीटा आई कैप, और इधर जब जे कैप को इससे घटाएंगे तो वी नॉट कॉस थीटा जे कैप से वी नॉट कॉस थीटा जे कैप कैंसिल हो गया, और ये बचा रह गया वी नॉट साइन थीटा डी थीटा जे कैप। तो ये आपका डेल्टा भी वेक्टर है, पी भी वेक्टर है, डी भी वेक्टर है ना। अब इसका जब आप मैग्नीट्यूड लेने जाएंगे, when you want to calculate the magnitude of this, ठीक है, तो वो कितना बनेगा आपको ध्यान से देखिए, dv by dt जब आप करेंगे when you will put dv by dt, ये आपका चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा v। तो जब आप इसको dt से मल्टीप्लाई करेंगे dv by क्या करेंगे dt, तो ये बनेगा एक्सेलरेशन। तो इट विल बिकम a is equal to minus v naught cos theta d theta by dt I cap plus v naught
साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। सो अल्टीमेटली जो एक्सेलरेशन आपका मिला, ध्यान से देखिए, वो आपका बन गया माइनस वी नॉट कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी। ये टर्म आया है आपका डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, दिस इज आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। So this is basically a term which we get when we try to derive the acceleration in uniform circular motion. अब इसमें ध्यान से देखिए, ये d थीटा बाई dt का क्या सिग्निफिकेंस है? What does this d थीटा बाई dt represent? है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो d थीटा बाई dt और ये cos थीटा और ये v नॉट sin थीटा किसी पर्टिकुलर टाइम पे हाउ दे आर रिलेटेड, तो इसको देखने के लिए आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, सपोज इफ आई वांट टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या आएगा? इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए, रूट अंडर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको ध्यान रखेंगे। अब जब इसका मैग्नीट्यूड हम लेने गए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो ये चीज बाहर आ गई वी नॉट डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये चीज बाहर आ गई और अंदर बचा आपका 1, अंदर बचा आपका 1। सो दिस इज द बेसिकली magnitude of acceleration in case of uniform circular motion। very important result। और यहां से हमें अब ये नेसेसिटी महसूस हुई कि ये d थीटा बाई dt क्या है, व्हाट डज दिस d थीटा बाई dt रिप्रेजेंट। और ध्यान से समझिए बेटा, इस d थीटा बाई dt में ही छुपे हुए हैं आपकी पूरी सर्कुलर मोशन के सारे आगे डेवलप होने वाली थ्योरी के सीक्रेट्स। ये क्या बता रहा है डी थीटा बाई डी टी? अगर आप सर्कल में ध्यान से देखें तो ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे था किसी टाइम टी पर, तो अगले टी प्लस डी टी में वो इधर चल गया, तो उसने कितनी एंगल ट्रेवल की? डी थीटा। यानी कि पर सेकेंड, ध्यान समझना बेटा, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, कि पर सेकेंड कितना एंगल रेडियस वेक्टर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कैसा लग रहा है, याद करो, जब हम स्पीड लिखते थे, स्पीड, लीनियर स्पीड, वो किसके इक्वल होती थी? डिस्टेंस अगर ट्रेवल की है dt टाइम में dd, तो हम कहते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस with respect to time is called speed। यहां पर डिस्टेंस की जगह मान लो ये डिस्टेंस आपकी थी, लेट अस सपोज डी डी, तो डी डी बाई डी टी का रेशियो बता रहा है स्पीड। और अब यहां पर हम एंगल का रेशियो अगर ले लें डी थीटा बाई डी टी, तो ये भी एक तरह की क्या बता रहा है? स्पीड। लेकिन ये एंगल के चेंज होने की स्पीड है और ये डिस्टेंस के चेंज होने की स्पीड है। तो लोगों ने इसका नाम रख दिया, डी थीटा बाई डी टी का नाम रख दिया एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। और इस स्पीड का नाम दे दिया लीनियर स्पीड, समझने के लिए कि ये डिस्टेंस से रिलेटेड टर्म है और ये एंगल से रिलेटेड टर्म है। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? बोलो बेटा। आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे जब मैं ये चीज कर रहा था उसी समय लॉस्ट हो गए हूँ, है ना, क्योंकि ये स्टेमिना डिजायर करता है, मतलब कि भाई आप में पेशेंस कितना है।
ये सब करने का, ठीक है। और ये केवल वही बच्चे रख पाते हैं जिन्हें ये भूख होती है कि आखिर चीजें आ कैसे रही है। यहाँ पर हमने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया, तो वहां से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये डी थीटा बाई डी टी है क्या, है ना। और ये जो डी थीटा बाई डी टी है, फिर हम जब इसको फोकस करें तो हमें पता चला कि ये कुछ कुछ डी टी बाई डी टी के जैसा फील हो रहा है। तो डी टी बाई डी टी को हम कहते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम को कहते हैं लीनियर स्पीड। और अगर पर सेकंड एंगल कितने से चेंज हो रहा है तो उसको आज से नया नाम दिया हमने, इस चीज को हमने एक नया नाम दिया कि ये है हमारी एंगुलर स्पीड। और इसका सिंबल भी डिफाइन कर दिया, और इसका सिंबल डिफाइन कर दिया हमने बाय दिस नेम, है ना। तो देखो, ये अब आप इस चीज को एक्सप्लेन कर पाए कि आखिर एंगुलर स्पीड की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों हमने एक नई क्वांटिटी को जन्म दिया एंगुलर स्पीड, क्यों जरूरत पड़ी इसकी सर्कुलर मोशन में। क्योंकि हम इंटरेस्टेड थे सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। और जब हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया तो एक टर्म मिला हमें डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी आपका ये इस तरीके से मिल गया। अब हम फिर से इसमें आगे डी थीटा बाई डी टी, मुझे तो स्पीड पता है, जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हमें तो लीनियर स्पीड पता है उसकी, v नॉट है। एंगुलर स्पीड कैसे निकालें, तो इस डी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से सोचो। दिस इज द रेडियस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंगल एंड रेडियस। कैन आई राइट ed is equal to r into d theta, very important result। Can I write like this? How many of you are agree? Please let me know. You are at a very crucial point. खुशबू is raising hand. Yes, खुशबू बताए बेटा जल्दी। सर जो आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किया है इसमें डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर आएगा क्या? डी थीटा बाई डी टी का, हाँ ये अरे बेटा, ये जब हम बाहर लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा। ये टर्म जब बाहर लेंगे तो केवल v नॉट इंटू डी थीटा बाई डी टी आएगा। गुड, वेरी एंड गुड। एंड ठीक है, सर ये जो इसमें आपने वेलोसिटी इनिशियल और वेलोसिटी फाइनल लिखी थी डिराइव करने से पहले, एक बार उस वो बताना। इसमें हमने क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। वेलोसिटी इनिशियल और वेलोसिटी फाइनल डिराइव करने से पहले। देखो, हमने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी लिखी यहाँ पर। यस सर, ये कैसे लिखी? माइनस कैसे आया साइन वाले में? ये कैसे लिखी, वी इनिशियल और वी फाइनल, ये कह रहे हैं। यस सर। देखो, ये हमने यहाँ पे कोशिश की थी इसको एक्सप्लेन करने की, ध्यान से देखो। ये आपका वी इनिशियल है और दूसरा आपका क्या है, वी फाइनल। दिस इज वी फाइनल। तो जब ये वी इनिशियल यहाँ पे था, ध्यान से देखो इधर थीटा एंगल पर, तो हमने इस वेक्टर के दो रिजोल्यूशन किए हैं, कंपोनेंट किए हैं। हमने इस पॉइंट को ओरिजिन मान के ये जो वी नॉट आपका था इसके दो कंपोनेंट दिए हैं, लेफ्ट में एक राइट में। तो ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इस वी नॉट के कंपोनेंट दिए हमने बेटा, एक तो एक्स के ओके अलावा सर, और एक वाई के अलावा। आ गया। समझ गई। यस सर। ऐसे ही फिर हमने वी फाइनल के कंपोनेंट किए थे, तो वहां से डिराइव करते करते हम इस रिजल्ट पे आए फाइनली। और ये जो रिजल्ट हमारे पास आया, यहाँ आके हम रुक गए कि आखिर के डी थीटा बाई डी टी क्या होता है। तो जब हम डी थीटा बाई डी टी को थोड़ा स्टडी करने लगे तो हमें लगा कि डी थीटा बाई डी टी भी एक तरह की स्पीड है। डी डी बाई डी टी लीनियर स्पीड बताती है, ये डिस्टेंस से रिलेटेड है। डी थीटा बाई डी टी हमें एंगल से रिलेटेड स्पीड बताती है कि एंगल किस स्पीड से चेंज हो रहा है। तो पर सेकंड एंगल जितने से चेंज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं ओमेगा। अब इन दोनों स्पीड में क्या कोई रिलेशन है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दीज टू स्पीड, v नॉट एंड ओमेगा। तो आई कैन से दिस एक्सेलरेशन, magnitude of acceleration in uniform circular motion
is v naught into omega. This is one formula. Now, is there any relation between v naught and omega? तो सिंस dt तो दोनों में सेम है, तो मुझे इस डिस्टेंस और इस एंगल में रिलेशन चाहिए। तो वो हमें पता है कि dt टाइम पे ये डिस्टेंस ट्रेवल की और dt टाइम में ही ये एंगल ट्रेवल किया। तो जो आर्क लेंथ है दैट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल ट्रेवर्स। क्या ये चीज क्लियर हुई सभी को? जल्दी बोलो, यस और नो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो dt है इसको अगर आप यहाँ पे रख दो आर डी थीटा, तो वी नॉट इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये आ जाएगा। और डी थीटा बाई डी टी को हम क्या प्रूव करेंगे? ओमेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपने डिराइव कर लिया। वी नॉट इज इक्वल टू आता है आर इंटू ओमेगा, यानी कि एंगल के चेंज होने की रेट और डिस्टेंस के कवर होने की रेट आपस में रिलेटेड है, और वो इस तरीके से रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और अब अगर मैं ये रिजल्ट इसमें यूज कर दूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आपका आ जाएगा, स्पीड इनटू ओमेगा की जगह वी नॉट बाई आर रखेंगे, तो ये आपका रिजल्ट आएगा। बेटा आप याद करो 10th क्लास में या 9th क्लास में आपके सिलेबस में अगर आपने सर्कुलर क्वेश्चन पढ़ा होगा तो ये रिजल्ट पहले भी आपको मिला होगा। क्या मिला है आप लोगों को? हैंड रेस करके बताओ बेटा। खुशबू हैंड रेस कर रही है, बताएं। हैंड रेस करके मतलब हाँ, ठीक है। मिला है कि नहीं? यस सर, पढ़ा है। तो हम जनरली 9th 10th क्लास में, इवन 11th में भी इसका डेरिवेशन नोबडी राइट द डेरिवेशन। जनरली बुक्स में डायरेक्ट ये रिजल्ट दे रखा होता है बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। लेकिन अभी अभी आपने इस लेक्चर में पूरा ये चीज एक्चुअल में मैथमेटिकली डिराइव करके देखी है कि ये रिजल्ट आया कैसे। और बच्चे कई दिनों तक यही नहीं सोच पाते हैं कि आखिर क्यों हमें ओमेगा की जरूरत पड़ी, क्यों नई एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन की। किसी के दिमाग में आया कैसे होगा कि एंगुलर स्पीड बनाते हैं, चलो एक नया टर्म बनाते हैं। क्योंकि वो इंसान यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन लिख रहा था। और जब उसने एक्सेलरेशन लिखना चाहा तो वो डी बाई डी टी लिखा उसने, फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखी। तो उसको डिराइव करते करते ये रिजल्ट मिल गया डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा बाई डी टी जब मिला तो फिर वो अटक गया इस पे, उसने कहा ये क्या मिल गया नया चीज। तो फिर उसने इसको एक नया नाम दे दिया इस तरीके से कोरिलेट करके कि ये एंगुलर स्पीड है। और फाइनली उसने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज v नॉट स्क्वायर बाई आर। v नॉट स्क्वायर बाई आर। हमने अभी केवल और केवल बेटा यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, हमने केवल और केवल यहाँ पर इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखा है, इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन? उससे भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट अब आपको मिलेगा कि मैग्नीट्यूड तो समझ गए सर, पर आपने तो कहा था कि अगर किसी चीज में एक्सेलरेशन है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रह सकती। लेकिन सर यहाँ पर तो आप एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बता रहे हो v नॉट स्क्वायर बाई आर, फिर स्पीड कांस्टेंट कैसे है? समझे आप कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है लेकिन स्पीड आपकी कांस्टेंट है। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो अगर मोशन की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये हमने काइनेमेटिक्स में पहले पढ़ा था कि अगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ देयर इज एनी कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, then
वेलोसिटी विल डेफिनेटली चेंज। लेकिन अगर यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। Only then you can say magnitude of velocity is constant. अगर कोई एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, only then it is possible that उसका स्पीड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। Am I clear बेटा? Yes or no? देखो मैं इसको बीच में बंद नहीं कर सकता, मुझे पता है आपकी क्लास का टाइम हो गया है, कई बच्चे छोड़ के जा भी चुके हैं, लेकिन मैं इसको अभी क्लोज नहीं कर सकता हूँ, 5 मिनट मुझे और चाहिए इसको वाइंड अप करने के लिए। तो जिनको मजा आ रहा है, जिनको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो रुके रहे और देखते रहे। तो यहाँ पे अब हमें ये चीज क्वालिटेटिवली समझ आ गई कि जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो एक्सेलरेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। वेलोसिटी के हमेशा क्या होगा, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर। आप मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर सकते हैं। ये देखो आपने डिराइव किया है, तो मैथमेटिकली इसका डेरिवेशन कभी भी बुक्स में नहीं देते, लेकिन अब आपके पास ये रिजल्ट है, देखो दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो अगर आप यहाँ से एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन देखें, तो देखिए इक्वेशन वन क्या बनेगी, माइनस वी नॉट कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, यानी माइनस वी नॉट ओमेगा इनटू कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट ओमेगा साइन थीटा जे कैप। ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है, और किसी टाइम डी पर वेलोसिटी वेक्टर आपने ऊपर लिख रखा है, देखिए वी इनिशियल, वहां पे सबसे पहले आपने वी इनिशियल ऊपर लिख रखा है, माइनस वी नॉट साइन थीटा आई कैप, वी वेक्टर आपने लिख रखा है माइनस वी नॉट साइन थीटा आई कैप प्लस वी नॉट कॉस थीटा जे कैप। तो अगर आप इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लें, मैं इन दोनों के बीच में एंगल पता करना चाह रहा हूं, तो इफ आई डू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप देखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका यहां से कितना आ जा रहा है, 0, which implies that a vector is always perpendicular to v vector. Am I clear बेटा? Let me know. बोलो बेटा जल्दी। दीक्षा, खुशबू। तो अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला हमें कि अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगी, ये तो हमें पता है। लेकिन अब हमें एक बड़ा ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिला कि इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है v नॉट, और इस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा बॉडी पर, वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो मुझे ध्यान से देख के बताओ कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करता है, जल्दी बताओ बेटा, ये वर्ड मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सेंटर। ये किसकी तरफ पॉइंट करेगा, सेंटर। सेंटर की तरफ। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन है बॉडी पर, वो हमेशा कहाँ एक्ट करता है, कहाँ एक्ट करता है, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर। इसीलिए इस एआर को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये जो वर्ड है सेंट्रीपिटल, ये ग्रीक वर्ड है, और इसका लिटरल मीनिंग होता है द वन टू सीक, द वन टू सीक द सेंटर। ऐसा कोई जो सेंटर की तरफ जाना चाहे, someone who want to discover center is called centripetal. So since ये acceleration हमेशा सेंटर को सीक करता है, that's why its name is given
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यस दीक्षा बताओ बेटा। सर पिछले 10-15 मिनट से नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो एक बार बैक स्लाइड करोगे आप? मैं वैसे तो आपको ये पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग। हम ये यहाँ पे कंक्लूड कर चुके हैं कि मैं कंक्लूजन बता देता हूँ दीक्षा आपको, व्हाट वी हैव कंक्लूडेड कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर जो नेट एक्सेलरेशन होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन v naught by square divided by radius, and this acceleration is called centripetal acceleration because it always acts toward the center. It is also known as radial acceleration. Radial means it is acting along the radius, acting along the radius. Is that clear बेटा? Conclusion clear है? जल्दी बताएं। तो अब मैं क्लास यही एंड कर रहा हूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखें, सभी लोग जिन्होंने मिस कर दिया कुछ भी। अगर कुछ भी क्लियर ना हो तो वो आप इंडिविजुअली मुझे कॉल करके पूछ लें। बट दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब if you really want to know how the things has come, then you must know this derivation, you must know this analysis, ठीक है? नहीं तो अगर आप किसी से भी जाके पूछेंगे ना कि क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है, मैथमेटिकली प्रूफ करके बताओ क्यों इसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है। Why it is centripetal force? Because it acts toward the center. Why it acts toward the center? And why it is always perpendicular to velocity? Mathematically मुझे बताओ। Why we have coined a new term angular velocity? कैसे आया किसी के दिमाग में angular velocity? ऐसा तो थोड़ी सपने में आया और उसने बोल दिया आज से एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, नहीं। एंगुलर वेलोसिटी की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, दिस इज द एनालिसिस, ठीक है? सो आई होप यू एंजॉय दिस, टेक केयर, बाय बाय।